अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। आज बच्चों फर्स्ट ईयर की बायो चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमने चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक नंबर 1 था वो हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने ये कुछ इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन थी, जिसमें बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, वाटर का था और मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इन चीज़ों का हमने स्टडी किया था। ये वो बातें थी जो कि बुक से मतलब पहले जो सबसे पहले जो आपकी बुक में नहीं दी गई, ये वो वाली सारी की सारी बातें थी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारी असल में जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री, या ये क्वेश्चन है व्हाई नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल। तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का 17 है, 17 से फर्स्ट पेज पे ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर मेरा आने वाला जो लेसन है वो आपको बाइजगी से मिल सके। यहाँ तक कि अगर कुरान नाज़रा सीखना चाहते हैं तो कुरान नाज़री के लेक्चर भी मेरे आपके मिल जाएंगे यहाँ पे वीडियो में, और मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। 17 पे सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री या व्हाई नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की एक डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। वो क्या है? वो कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स को और केमिकल प्रोसेसेस को इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस को हम स्टडी करेंगे जो जिंदा जानवरों की बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इन चीज़ों का जो हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लिख रहा है कि द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कहते हैं कि हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज इसलिए पता होना चाहिए कि हमें ये एक तो अंडरस्टैंड कर सके एनाटॉमी कैसी है और दूसरी उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। एनाटॉमी बच्चों कहते हैं कि सेल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करना, इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में के ऑर्गन हैं उनके फंक्शन को स्टडी करना, ये फिजियोलॉजी होता है। बिकॉज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म ड्यू टू द बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक जानदार की जितनी भी स्ट्रक्चर बनती है वो सारी की सारी क्यों बन रही है? वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बन रही है। कौन से केमिकल रिएक्शन? बायोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब इन द बायोकेमिकल टर्म्स। इन सब को हम बायोकेमिकल टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, और यही वो टर्म्स हैं, यही वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी को कंटिन्यू जो है वो हार्ट एक्टिविटीज़ में रखते हैं। तो ये था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब बच्चों, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीज़ें मैंने मेंशन की वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में मैंने फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाए हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर ही, आपने ये क्वेश्चन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट वाला तो ये है कि व्हाट इज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? और दूसरा ये है कि आल्सो गिव अप्रोक्सीमेट केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल एंड द मैमेलियन सेल्स। यानी कि बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल्स, मैमल से जो सेल्स होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है उसकी जो हमने केमिकल कंपोजिशन है उसको हमने देखना है कि उसमें क्या होता है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसमें क्या लिखना है, ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ है वो आपने मेंशन करना है, और सेकंड पैराग्राफ के अलावा जो बॉक्स है आपके वो आपने मेंशन करना है। तो इसको हम देखते हैं। वो कह रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। दीज हैव कार्बन, इसमें कार्बन शामिल है, यानी कि अदर देन कार्बोनेट्स आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन या ऐसी चीज़ें जो कार्बन से मिलकर बनी होती हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वाइल दोज विदाउट कार्बन, जबकि ऐसे भी हैं जो कार्बन के बगैर बनते हैं, और जो कार्बन के बगैर बनते हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये चीज़ें जो ना वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
वाइल सिग्निफिकेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड, बेस और साल्ट्स। ये चीज़ें जो वो इनऑर्गेनिक है और इन दोनों से मिलकर जो ना हमारी बॉडी जो ना वो कंप्लीट और मुकम्मल होती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो बॉक्स है उस बॉक्स में जो मेमेलियन सेल्स का है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें, केमिकल कंपोनेंट्स है, इसमें नंबरिंग दी गई है, 8 केमिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनका बैक्टीरियल सेल्स में और मैमेलियन सेल्स में कितनी परसेंटेज है ये आपको बताई गई है और वो आपने याद रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले पानी की बात करें, वाटर की, तो बैक्टीरियो और मैमेलियन सेल में 17% होता है, मैमेलियन सेल में 17% होता है। ठीक है, प्रोटीन 15% है बैक्टीरियल सेल्स में, मैमेलियन सेल्स में 18 है। कार्बोहाइड्रेट 3% है बैक्टीरियल सेल्स में, 4% है मैमेलियन सेल्स में। लिपिड्स हैं 2% एंड 3%। डीएनए है 1% एंड 0.25%। आरएनए है 6% एंड 1.1%। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इंजाइम्स में आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो कितनी होती हैं? 2% ही बैक्टीरियल सेल में है और 2% ही मैमेलियन सेल्स में है। इनऑर्गेनिक आयंस हैं जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सल्फेट है, एटसेट्रा, यानी कि इसके अलावा और चीज़ें भी हैं और ये 1% है। तो बच्चों ये परसेंटेज दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में। मैमेलियन सेल, बैक्टीरियल सेल्स में जो क्वेश्चन बताया उसमें वो आपने बॉक्स लिखना है और सेकंड पैराग्राफ लिखना है और ये बॉक्स जो है वो मेंशन करना है और इसकी परसेंटेज आपने याद रखनी है। वो आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है, फर्स्ट क्या वो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बैक्टीरियल सेल। अब आगे 4 ऑप्शन दे देगा। बैक्टीरियल सेल में 3% है, वो 4 दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, 1 दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितनी है। तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस बॉक्स को याद करना है। और दूसरा ये है कि अगर जब आप एमकैट करेंगे तो एमकैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, हमारे पास बॉक्स हो गया जो कि टेबल था हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म। जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो नीचे टेबल के नीचे जो 2 लाइंस दी गई हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड तक जाएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेटाबॉलिज्म इसकी डेफिनेशन है तो वो ज़रा पॉइंट आउट कर लें आप भी। मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो वही चीज़ें हैं जो आपकी बुक में हैं, लेकिन मैंने अपनी तरतीब से लिखा हुआ है और आपने परेशान नहीं होना कि जी सर कुछ और बयान कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सारी चीज़ें वही मेंशन की गई हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि इंसानी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहले एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ से एक डेफिनेशन है वो जरा पॉइंट आउट कर ले आप। Those reactions which in simpler substances are combined to form a complex substances are called anabolic reaction and phenomenon is called anabolism। जी, ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और कम्प्लेक्स बना देते हैं, उनको हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो तरीकाकार होता है इस तरीकाकार को हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म। इसकी बच्चों जो एग्जांपल है वो आप फोटोसिंथेसिस ले सकते हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल ये मिलती हैं चीज़ें आपस में, तो ग्लूकोज बनता है, यानी कि छोटी जगह से बड़ी चीज़ें बन रही हैं, वो एक एनाबॉलिज्म रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है। आगे कह रहा है कि एनाबॉलिक के लिए रिएक्शन के लिए एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि इसके लिए एनर्जी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकती है कि एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। आगे कह रहा है कि दूसरी डेफिनेशन है, एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड फिनोमिनन इज आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। जी, वो कह रहा है कि जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकडाउन होता है, टूटता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इस तरीकाकार को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म। तो ये था। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो हमारे पास है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या होता है,
कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ग्लूकोज एक बिगर मॉलिक्यूल है और जब वो टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है एटीपी, और उस एटीपी को हम अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास क्या कहते हैं कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है वो हम देखेंगे। वो कह रहा है कि एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर इन द लिविंग सेल। कहता है कि हमारी सेल्स के अंदर, जिंदा सेल जानवरों के सेल्स के अंदर ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। जहाँ पे एनाबोलिक रिएक्शन हो रहा होगा साथ ही कैटाबोलिक रिएक्शन भी हो रहा होगा। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट होते हैं विच इज़ यूज टू फ्यू कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसमें मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जो ना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की देंगे। फॉर एग्जांपल इंटर कन्वर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स अकर साइमल्टेनियसली या कंटिन्यूसली इन लिविंग सेल। जी वो क्या फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि छोटे मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट होते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट बिगर मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन एक बिगर मॉलिक्यूल्स है, लिपिड्स एक बिगर मॉलिक्यूल्स है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो ये होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिंपलर वन। ये जिंदा चीज़ सेल्स के अंदर मौजूद होता रहता है हर वक्त। नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ द एबिलिटी टू यूज सम केमिकल फॉर्म इट्स इन्वायरमेंट टू द केमिकल ऑफ लिविंग मैटर। जो क्या है कि हर जानदार की ये खासियत है, ये एबिलिटी है कि वो केमिकल फॉर्म या इन्वायरमेंट की शक्ल से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के लिए वो क्या करता है, केमिकल फॉर्म बनाता है या अपनी जो ना वो इन्वायरमेंट के हिसाब से इंटरेक्शन रखता है। इट इज़ असेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है फॉर देयर सर्वाइवल, इसके ज़िंदा रहने के लिए। डैट इज़ वाई, ऐसा क्यों है, इसलिए है कि द सेल एवरी ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली गेटिंग न्यू सेलुलर सब्सटेंसेस, क्योंकि एक जो हमारा सेल्स है इसको हर वक्त नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत होती है, नई चीज़ें हासिल करने की ज़रूरत होती है। ऑब्टेन रिक्वायर्ड एनर्जी, वो इसलिए ताकि ये एनर्जी हासिल कर सके। जैसे हमें खाने के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस तरह इनको भी अपनी नई सब्सटेंसेस या चीज़ों की ज़रूरत होती है एनर्जी हासिल करने के लिए। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द एंडलेस केमिकल एक्टिविटीज़, और जो हमारी लाइफ है इसमें तो एंडलेस यानी कि जो कभी ख़त्म ही ना हो, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो भी ख़त्म होगी। दिस इज केमिकल एक्टिविटी मेंटेन विद द हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइज, और यही केमिकल रिएक्शंस हैं जो इतनी बड़ी कम्प्लेक्स एंटिटीज़ को या बॉडीज़ को जो है वो मेंटेन करके रखती है, ऑर्गेनाइज करके रखती है, और लाइफ जो है वो मेंटेन है। और इस अर्थ पे जो लाइफ है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों जो आपका पेज नंबर 17 पे लास्ट 2 लाइन्स है और पेज नंबर 18 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है सारा का सारा, उसमें ये सारी बातें जो थी वो डिस्कस की थी, वो जो मैंने आपको बता दी हैं, तो इनको आपने याद रखना है। अब आगे जो है ना, जब इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन स्टार्ट होता है आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में एक येलो बॉक्स है, और वो येलो बॉक्स में क्या कहा गया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे उसका एक क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, के कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ेंगे और उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो आप भी उस बॉक्स के ऊपर लिख सकते हो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और वहाँ पे क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल्स को शेयर करते हैं, तो उस वक्त कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर बिटवीन टू एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो एटम में शेयर होता है तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, इसकी एग्जांपल जो है वो दो हाइड्रोजन एटम है। तो अभी आपको दो हाइड्रोजन एटम दिखा देते हैं, ये देखें, ये है, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और इसके जो शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा इसको, और ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा इसको, और दोनों ने एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया एक दूसरे को। तो इस तरह फिर क्या बनता है, इस तरह फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे ये है कि फ्लोरीन दिया गया, ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे और फिर क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी की तरह इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन और कार्बन एटम की, और ये
ऑक्सीजन और कार्बन एटम के, और ये 4 एग्जांपल्स दी गई हैं। तो यही था हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। और आगे वो कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। लाइकवाइज डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में जब ये बनते हैं, एंड 2 and 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर और रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 एटम्स। और कहते हैं कि इसमें अगर तो 2 डबल हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होंगे। तो इस तरह जो ना वो मतलब बनता है। डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया है, नीचे लिखा हुआ शोन इन डायग्राम, तो वो यहाँ पे आपके सामने ये डायग्राम है और एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो ये था बच्चों जो बॉक्स है उसमें ये मेंशन किया गया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, और कार्बन को हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने 2 लेसन जो है वो इस चैप्टर के स्टडी किए हैं। एक तो इंट्रोडक्शन ही था, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई थी, और एक दूसरा ये आज का टॉपिक है जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। उसके अलावा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, और मेमेलियन सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स में क्या केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से और कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसको आप गौर से सुनिएगा लेक्चर को, और लेक्चर को सुनने के बाद बच्चों अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। और इंशाल्लाह कल जो हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।